इससे पहले कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करें, कुछ सवाल। कितने लोग आइसक्रीम पसंद करते हैं? लड़के कम हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं। मैंने तो बहुत सारे लड़कियों को एकदम ठंड के मौसम में भी आइसक्रीम खाते हुए देखा। ठीक है, कोई बात नहीं, पसंद है, अपनी अपनी पसंद होती है। तो आइसक्रीम बनता कैसे है? कुल्फ़ी तो सब लोग खाए हो ना। कुल्फ़ी कैसे बनता है? दूध से। एक स्टिक होती है जो जस्ते की यानी जिंक की बनी होती है, उस जिसे आप सांचा बोलते हो, उसके अंदर दूध और बाकी सारा मटेरियल डाल करके उसमें एक स्टिक डाल करके उसको ठंडे पानी में डाल देते हैं, ऐसे यही होता है ना, और वो फ्रीज होता है। सोचो ज़रा, क्या लगता है दूध का फ्रीजिंग पॉइंट और मान लो मिल्क और वाटर दोनों को फ्रीज़र में डाल दो, कौन जल्दी फ्रीज होगा? वाटर फ्रीज हो जाएगा और दूध नहीं फ्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। वो जो सांचे के अंदर तो दूध डाला है ना, और उसको एक ठंडे पानी में डाल करके फ्रीज कर रहे हैं। ठंडा पानी जिसके अंदर डाल करके हम इसको फ्रीज करने की कोशिश करें, दूध फ्रीज हो जा रहा है लेकिन वो नहीं फ्रीज हो रहा है। क्या रीज़न होगा? दूध की क्वांटिटी कम है, पानी तो मान लो पानी, प्योर पानी भर दो, प्योर पानी तुम भर दो, तब भी वो फ्रीज हो जाएगा। मेटल की वजह से नहीं, ये क्वेश्चन है, इस कोई ज़रूरी नहीं कि इसका आंसर आपको आता ही हो। ओके, दूसरा सवाल। आप कभी ठंडे प्रदेश में गए हो, जैसे कि JNK, हिमाचल? वहाँ पे बर्फ़ गिरती है ना, बड़ा मज़ा आता है। आप लोग बर्फ़ से खेलते हो, उठा के ऐसे फेंक दो, ऐसा करते हो? नहीं गए हो ना कभी? बर्फ़ ही नहीं पड़ी थी। किस्मत देखो बेचारे की, हिमाचल में जाए और बर्फ़ ही ना पड़े, तो सोच लो कि आपकी किस्मत बहुत बुरी है। और कुछ लोग यहाँ के मान लीजिए उत्तराखंड के होंगे, आया नहीं होती हैं, तो बेटा तुम्हारे आसपास वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, बड़ा मज़ा आता होगा ना? कितनी बुरी किस्मत वाले हैं भाई यहाँ पे। कोई बात नहीं, आप कहीं ठंडे प्रदेशों में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि म्युनिसिपैलिटी वाले सुबह सुबह नमक लेकर के रोड पे छिड़काव करते हैं। सवाल ये है कि नमक छिड़कने से क्या होता है? नमक छिड़कने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद बर्फ़ पिघल जाती है और रोड पूरा क्लीन हो जाता है, जिस पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, गाड़ियाँ आराम से निकलती हैं। तो वही नमक बर्फ़ को मेल्ट कर रहा है और वही नमक कुल्फ़ी में बर्फ़ को फ्रीज करने की कोशिश कर रहा है। सेम एक ही चीज़ दो काम कैसे कर सकता है? नमक कहीं पर बर्फ़ को पिघला रहा है तो वही नमक कहीं पर बर्फ़ को फ्रीज करा रहा है। इसका आंसर दूंगा अभी, ठीक। तीसरा सवाल, 2 सवाल आप लोगों ने सुन लिया, अब तीसरा सवाल। आप में से कितने लोग वेजिटेरियन हैं? प्योर वेजिटेरियन हो ना आप लोग? अंडे भी नहीं खाते हो? अच्छा, अभी 6 महीने से आप वेजिटेरियन हो गए। ये लोग वैसे ही हैं, ये वैसे कह सकते हो आप लोग कि भैया कोई बात नहीं, मैं चिकन नहीं खाऊंगा, उसकी जो ग्रेवी है उसे खा लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, एनीवे, अंडे कितने लोग खाते हैं? आप सब लोग अंडे खाते हो, ठीक है। तो अंडे को बॉयल होते हुए देखा होगा। जब अंडा बॉयल किया जाता है तो बॉयल करते समय उसमें नमक डाल दिया जाता है ना? तो सवाल ये है कि अंडे में नमक डाल करके उसे बॉयल करते हैं, क्यों? ताकि अंडे का टेस्ट बदल जाए।
जल्दी बॉयल होने की वजह से। जितना ज़्यादा नमक होगा उतना ही आसानी से अंडा बॉयल हो जाएगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा। एक और बात, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन, 14 फरवरी का दिन आने वाला है। अरे मतलब आने वाला अभी नहीं, इमेजिन करो मेरी छुट्टी थी 14। देखो मैंने बताया था भाई, प्यार करने वाले के बीच में कभी नहीं पड़ता मैं हमेशा दूर रहता हूँ। 14 फ़ैब को मैं हमेशा छुट्टी करके रखता हूँ। तो मान लीजिए आप 14 फ़ैब को आपको किसी को गुलाब देना है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि 14 फ़ैब को उसी गुलाब की कीमत 60 रुपये हो जाती है, और 4 दिन पहले उसी गुलाब की कीमत 5 रुपये होती है। तो 5 रुपये से अचानक से 60 रुपये, जेब खर्च ख़त्म हो जाएगा पूरा। तो अगर आज ही हम गुलाब खरीद के रख लें और 5 दिन बाद दे दें तो क्या बुराई है इसमें? बस एक ही कि गुलाब मुरझा जाएगा, मुरझाया हुआ अपनी शक्ल की तरह गुलाब भी दे। बाद में तुम डायलॉग मार दो, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की तरह देखो ये, उसके बाद तो भाई कंटाप खा के वापस आओगे। नहीं, एक ऑप्शन और भी हमारे पास। अगर उसी गुलाब को 4 दिन पहले आपने ख़रीदा है बट उसको पानी में डाल के रख दो, 1 हफ्ते तक वो गुलाब ख़राब नहीं होता पानी में। उसका रीज़न है क्योंकि उस गुलाब से कभी खुशबू नहीं आती, कोई स्मेल नहीं, कोई फ्रेगनेंस नहीं। उस गुलाब को वैक्स किया जाता है, उसके ऊपर वैक्सीन चढ़ाई जाती है ताकि वो ज़्यादा जल्दी मुरझाए ना। रियल गुलाब ये सामने आपके दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे है, किसी ने तोड़ लिया क्या किसी ने? ओह माय गॉड। और अच्छा, मैडम कौन से सब्जेक्ट की हैं? अच्छा कोई बात नहीं, होता। वेलकम गुलाब दिया ना, तो ठीक है सर, मेरे भी दिन आएंगे कभी। चलो ठीक है। अब इधर सुनो, ये वाला गुलाब अगर आप पेड़ से तोड़ते हो 2 घंटे के बाद ये मुरझा जाएगा, ज़्यादा 3 घंटे में। ओरिजिनल फूल है, 3 घंटे मुरझा जाएगा। तो वो 1 हफ्ते तक कैसे चलता है? उसका रीज़न है कोई भी मुरझाता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर से कॉन्टीन्यूअस स्मेल निकलती रहती है, फ्रेगरेंस निकलती रहती है। वो जो खुशबू है ना, वो वेपर है। उस वेपर के कॉन्टीन्यूसली निकलने की वजह से वो वेपर ख़त्म हो जाता है और वो मुरझा जाता है। अब अगर आपने वैक्स कर दिया ऊपर से तो वेपर निकलना बंद हो गया, मुरझाएगा नहीं। आपने एप्पल देखा होगा, सेब के साथ क्या होता है? आप कभी सेब को उठाइए, पानी से धुलिए, देखिए एक भी ड्रॉप उसके ऊपर दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको वैक्स किया जाता है ताकि एप्पल जल्दी ख़राब ना हो, इसीलिए उसको छिल कर खाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक और बात, ज़रा ये 3 कुछ सवाल थे, इन सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जिस टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो आइए, अब इतना सवाल हो गया है तो ढूंढ भी लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। हेडिंग डालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देखो बेटा, वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करे कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की कितने पार्टिकल हैं, सिर्फ इस बात पे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पार्टिकल छोटा है, मोटा है, बड़ा है, पोलर है, नॉन पोलर, सिर्फ किस बात पे डिपेंड कर रहा है? कितने पार्टिकल, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल। उस प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हुई? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। किसके? सॉल्यूट। कौन सा वाला? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जैसे कि सॉल्ट, शुगर, यूरिया एक्सेट्रा। लिखेंगे प्रॉपर्टीज which depends only on the number of
properties which depends only on the number of non-volatile solute particle. Does not depends on its nature. Does not depends on its nature. Called colligative properties. हमारे पास टोटल 4 colligative properties होंगी। सबसे पहला relative lowering in vapor pressure, पहला जिसे RLVP बोलूँगा। दूसरा डिफ्यूजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, DFP। तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, EBP। चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले हेडिंग आप लोगों की पड़ेगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखना बेटा, अगर मैं आपसे कहता, ध्यान से सुनो, जैसे जैसे जब मैं राउल्ट्स लॉ पढ़ा रहा था उस टाइम पे, उससे पहले मैंने वेपर प्रेशर पढ़ाया था। वेपर प्रेशर मैंने बताया था नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, यही बताया था ना। यानी कि जैसे जैसे नॉन वोलाटाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर मैं इधर कह रहा हूँ कि ये वेपर प्रेशर है, ठीक है, और इधर मान लो मैंने कॉन्सेंट्रेशन रख दिया, या चलो मैं टेम्परेचर की बात कर लेता हूँ, सिंपली टेम्परेचर की बात करता हूँ। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर किन बातों पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो, मैंने कहा टेम्परेचर ज़्यादा वेपर प्रेशर ज़्यादा, इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला गया। ये सुनो, ये है प्योर सॉल्वेंट के लिए, ये है प्योर सॉल्वेंट के लिए। मैं कह रहा हूँ अगर मैंने इसमें सॉल्यूट डाल दिया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। और जैसे मैं सॉल्यूट डालूंगा उसका वेपर प्रेशर अचानक से क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। और वेपर प्रेशर नीचे की तरफ आ जाएगा तो इस तरीके से आपका एक ग्राफ तैयार हो गया। मैंने कहा जिस पॉइंट पे, मान लो ये कोई एक रैंडम टेम्परेचर T है, इस रैंडम टेम्परेचर पे जब वो प्योर सॉल्वेंट था तो उसका वेपर प्रेशर इतना था, कितना, इतना। जैसे वो उसमें मैंने सॉल्यूट डाला उसका वेपर प्रेशर डाउन होके इतना हो गया, अभी कितना हो गया, इतना। कितना डाउन हुआ है, ये जो जितना डाउन होगा इसको क्या मैं बोलूँगा, डेल्टा P। डेल्टा P की ये जो वैल्यू है बेटा, क्या है ये बताइए, ये है P0 किसका, सॉल्वेंट का, और ये क्या है PA। तो डेल्टा P की वैल्यू क्या होगी, PA0 माइनस PA। ये सुनो, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या उतना ही कम ये जो वेपर प्रेशर उतना कम होता चला जाएगा। ये सुनो, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताओ PA की वैल्यू क्या होती है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग PA की वैल्यू क्या होती है, PA0 इंटू, अगर मैं आपसे कहूँ कि PA0 अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ तो 1 माइनस XA होगा। 1 माइनस XA की वैल्यू ज़रा कोई मुझे बता दे,
XB, this is equals to delta P. This delta P is known as lowering in vapor pressure. Lowering in vapor pressure, but this is not relative lowering in vapor pressure. It is only lowering in vapor pressure. और इस lowering in vapor pressure में अगर मैंने relate कर दिया इनिशियल से, स्टार्टिंग से, तो वो बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग, यानी कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी ए लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डेल्टा पी ए ही की बात कर रहा हूँ। तो डेल्टा पी ए को डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, दिस इज इक्वल्स टू एक्स बी, एंड दिस वन इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट, दिस इज इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, दिस इज इक्वल्स टू एक्स पी। दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नोट कर लीजिए अपनी अपनी कॉपी में, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरफ ये इरेज कर देता हूँ। अब बताओ जरा, अगर मैं आपसे ये कहता कि ये जो XB है, क्या इस XB की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, कैसे? NB डिवाइडेड बाई NA प्लस, आसानी से हो जाएगा। लेकिन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन या फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, यानी कि जो NB की जो वैल्यू है ये NA के कंपेयर में बहुत ही छोटी है, उसकी वजह से NA प्लस NB में हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? NA। उस केस में यही XB का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा बेटा? NB अपॉन NA। क्लियर है? आसान है। उस केस में अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए, डेल्टा पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, यही है ना? दिस इज इक्वल्स टू आप कहेंगे NB बाई NA। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, या डिवाइडेड बाई, सेम यही है, इसी को पलट सकते हैं। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? या सिंपल शब्दों में आप कह सकते हो डेल्टा पी ए बाई पी ए नॉट, दिस इज इक्वल्स टू डब्लू बी बाई डब्लू ए इंटू एम ए बाई। क्लियर बेटा? एक क्वेश्चन करोगे सब लोग? चलिए फिर से पहले नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। ठीक? अभी आपके प्रिंसिपल साहब बोल के गए हैं कि आज सर नहीं है तो थोड़ा जल्दी ख़त्म कर देना। NCERT एग्जाम्पलर 2.6 पेज नंबर 50 पुरानी बुक। हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है,
द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर। क्वेश्चन आपको नोट करने की ज़रूरत तो नहीं है कि करोगे? कर लो। अच्छा चलो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। बार मतलब समझ रहे हो ना क्या है? हाँ, 0.850 बार। बार क्या होता है? यूनिट ऑफ प्रेशर। तो P नॉट बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, दिस इज इक्वल टू 0.850 बार। फुल स्टॉप। A non-volatile solute weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, added to 39 gram of benzene। बेंजीन का मोलर मास बताइए। 78। then the vapor pressure of solution is 0.845 bar। 0.845 bar। what is the molar mass of solid substance? यानी कि MB की वैल्यू पूछ रहा है। ये सब गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। इन्हीं गिवन डेटा का यूज करके हम लोग सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। बताओ, क्या सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे सर डेल्टा P की जगह पे क्या लिख दूं मैं? बताना बेटा। PA नॉट माइनस PA लिख सकता हूँ अपॉन PA नॉट, दिस इज इक्वल टू WB अपॉन WA इंटू MA अपॉन MB। यही तो है फॉर्मूला, सारी वैल्यू गिवन है। PA नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.850 माइनस PA की वैल्यू कितनी है? 845 डिवाइडेड बाई 0.850, दिस इज इक्वल टू WB 0.5, WA 39, MB पूछ रहा। चलो कैलकुलेट करो। MB तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.005 डिवाइडेड बाई 005 है ना, डिवाइडेड बाई 0.850, दिस इज इक्वल्स टू, बताना आगे, 1/2 इंटू 39 इंटू 78, 39 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या बच गया? तो MB की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 850 डिवाइडेड बाई 0.00, पॉइंट ने पॉइंट को मार दिया, 850 बाई 5 कितना आ गया?
मास की मोलर मास का यूनिट क्या होता है? तो 170 ग्राम पर मोल। क्या ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया या कुछ टफ लग रहा है? नहीं, क्लियर है? तो आज के लेक्चर यहीं ख़त्म किया जाए या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर लिया जाए? कल करें? चलो ठीक है। जहाँ तक आप बोलो टेस्ट में दे देते हैं। अच्छा, जो टेस्ट है आप लोगों का उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है? सिर्फ केमिस्ट्री।